हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। दोस्तों, हम संस्कृत अलंकार कर रहे हैं और संस्कृत अलंकार के बारे में हमने इसकी सभी विशेषताओं के बारे में जान लिया है। विशेषता जैसे इसका इतिहास, और इतिहास में किस आचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है संस्कृत के बारे में, ठीक है, और क्या परिभाषा दी है, हमने ये सभी अभी तक कर लिया है। ठीक है, आज जो हम कर रहे हैं वो हमारा जो पहला अलंकार है, जिसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, उसको शुरू करेंगे। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। अनुप्रास अलंकार वो होता है जिसमें सबसे पहली बात तो ये शब्द अलंकार है, ठीक है, और शब्द अलंकार कौन सा है, क्या होता है, ये आपको पहले बता दिया गया है। और जो ये अनुप्रास अलंकार हमारा है, इसमें ये कहता है कि स्वरों को नैगुण करे, क्योंकि इसमें ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे व्यंजन होते हैं इनका क्रम से प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इनका क्रम से प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है तो वो किस तरीके से है, नहीं हुआ है तो फिर उसका क्या कंडीशन होगा अनुप्रास अलंकार में, ये हम करेंगे। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। मूल रूप से अनुप्रास अलंकार जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, हम वो भी बताएंगे मूल रूप से, और जो लौकिक व्यवहार में चल रहा है, जो व्यवहारिक कह सकते हैं आप, व्यवहारिक रूप से जो हमारा अनुप्रास अलंकार है वो 5 प्रकार का होता है। इसके भेद कह सकते हो आप। ठीक है, जिसमें छेका अनुप्रास है, वृत्त्या अनुप्रास है, ठीक है, श्रुत्या अनुप्रास है, लाटा अनुप्रास है, ये इस प्रकार से 5 हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम अनुप्रास अलंकार कर रहे हैं, और अनुप्रास अलंकार में सबसे पहले हम इसका लक्षण लिखेंगे। लक्षण जो है पहला हमारा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और इसका आप लक्षण कह सकते हो। लक्षण इसको ब्रैकेट में ले लो। पहला जो हमारा अलंकार है, अलंकार का नाम अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और इसका लक्षण है, अलंकार है, इसका जो लक्षण है वो मैं आपको बता दूं। यहां अलंकार नहीं है, अनुप्रास है। अनुप्रास है शब्द साम्यम। अनुप्रास है शब्द साम्यम। अलंकार अनुप्रास है शब्द साम्यम वेशमये अपि। वेशमये अपि सवरश्ययत्। अनुप्रास है शब्द साम्यम वेशमये अपि, ये यहां जगह नहीं इसलिए यहां कर देते हैं, सवरस्य यत्। अनुप्रास है शब्द साम्यम वेशमये अपि सवरस्य यत्। ये जो लक्षण है ये साहित्य दर्पण के अनुसार है। ये जो लक्षण है ये साहित्य दर्पण में कहा गया है, और मैंने पहले ही बताया था आपको, जो साहित्य दर्पण है वो आचार्य विश्वनाथ द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है। ठीक है, तो आप यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो साहित्य दर्पण, ये साहित्य दर्पण। ठीक है, तो लक्षण इसका अनुप्रास है शब्द साम्यम वेशमये अपि सवरस्य यत्। यहां पर ये कह रहा है अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां शब्द साम्यम, शब्द साम्यम का यहां पर अर्थ लिया गया है कि शब्दों की समानता होने पर। शब्द, अब शब्द कौन से, जैसे एक शब्द लिखने के लिए मान लेते हैं कोई भी शब्द हम लिखते हैं, हमने लिख दिया पदे पदे। ठीक है, ये जो शब्द लिखे हैं हमने, ये 2 शब्द हो गए। ठीक है, और ये कहता है कि शब्दों में विषमता होने पर भी अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां शब्द साम्यम वेशमये अपि। अब जो यहाँ पर ये पद पद लिखा, पदे पदे लिखा है,
इसमें हमने ये देखना है, ये अनुप्रास अलंकार ये कहता है कि जो ये हम स्वर है हमारे, इसमें स्वर, इसमें हमने स्वरों को नहीं गिनना है। स्वरों की चाहे समानता हो या असमानता हो, लेकिन ये कहता है कि असमानता हो। स्वर चाहे असमान हो, लेकिन हमें जो ये व्यंजन है, व्यंजन वर्ण, जो शब्दगत व्यंजन वर्ण है, इनको देखना है, ये समान होने चाहिए। ये कहता है कि यत, जहां या जिसमें स्वरों की, स्वरस्य यानी स्वरों की, विषमये अपि, विषमता होने पर भी, शब्द साम्यम यानी कि जो शब्दगत व्यंजन है उनकी समानता हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये कहता है कि जहां पर स्वरों की विषमता होने पर भी, स्वरों के असमान होने पर भी, जहां पर शब्दगत व्यंजन है वहां जो समान होते हैं उन्हें अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे अब ये पदे पदे है, इसमें जो ये स्वर है हमारे, ये चाहे असमान हो, समान हो या ना हो, ये चाहे असमान हो, लेकिन जो ये हमारे एक पैर ये है और एक पैर ये है और एक ये और एक ये जो व्यंजन है ये हमारे समान है। ठीक है, तो इस अलंकार में हमें ये देखना है कि जो हमारे स्वरों की तो विषमता हो, स्वरों की विषमता हो, क्योंकि वर्ण कहता है, ये वर्ण में तो हमारे ये जो कहता है वर्ण में हमारे स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। ठीक है, व्यंजन भी आते हैं और स्वर भी आते हैं। तो ये कहता है स्वरों की विषमता होने पर भी, स्वरों की विषमता होने पर, विषमता का मतलब होता है स्वर चाहे समान हो चाहे ना हो। अब जैसे यहाँ पर पदे पदे लिखा है, इसमें दोनों में एक ही मात्रा है, ये चाहे हो चाहे ना हो। अब यहाँ पर मान लेते हैं एक स्थान पर पदे है और दूसरे स्थान पर पदम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो है पदे, यहाँ पदम, तो हमें ये नहीं देखना है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो हर स्वर है, लेकिन यहाँ पर स्वर नहीं है, यहाँ पर तो ये व्यंजन है, लेकिन ये और ये और ये जो व्यंजन है ये समान है। ठीक है, तो इसका कहने का ये मतलब है कि जहां पर स्वरों की विषमता होने पर भी शब्द साम्यम यानी कि शब्दों की समानता हो, कहने का मतलब है कि व्यंजन वर्णों की समानता हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास है शब्द साम्यम वेशमये अपि स्वरस्य यत। इसमें यह कहता है कि यत या जिसमें स्वरस्य, स्वरों की, वेशमये अपि, विषमता होने पर भी, विषमता मतलब असमानता होने पर भी, शब्द साम्यम, शब्दों की समानता हो। शब्दों की समानता हो मतलब अब यहाँ तो जो स्वर कह दिया, और स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, किसी भी शब्द का निर्माण करने के लिए शब्द और व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों की जरूरत है। तो यहाँ पर स्वरों को तो इसने कह दिया कि चाहे स्वरों की विषमता हो, स्वर समान हो या ना हो, स्वर असमान हो। ठीक है, स्वरों की विषमता हो, लेकिन अभी जो बच गए व्यंजनों की समानता हो, वहां उसे अनुप्रास अलंकार कहता है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा जहां स्वरों की विषमता होने पर भी, जहां स्वरों की विषमता होने पर भी, यहां लिख दे शब्दगत, या फिर कह दो व्यंजनों की समानता होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार कहते हैं। समझ गए? ये कह रहा है कि अनुप्रास है शब्द साम्यम वेशमये अपि स्वरस्य यत्। ठीक है, साहित्य दर्पण का ये लक्षण है।
तो ये कहता है कि यत, जहां पर सवरस्य, सवरों की, वेशमये अपि, वेशमये अपि का मतलब होता है कि विषमता होने पर भी, विषमता होने पर भी, असमानता होने पर भी, शब्दगत साम्यम, शब्द साम्यम, शब्द साम्यम का मतलब होता है कि जो शब्दों का निर्माण होता है वहां पर तो स्वर और व्यंजन दोनों से होता है, लेकिन स्वरों को तो इसने कह दिया चाहे समान हो या ना हो, तो फिर व्यंजन बच गया। तो व्यंजन के बारे में कह रहा है शब्दगत या फिर व्यंजनों की साम्यम माने समानता हो। यहां तो कहता है वेशमय की विषमता हो, साम्यम माने समानता हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इसका सीधा सा आप समझो, यदि यहां नहीं समझे हो तो इसका कहने का यह मतलब है कि जहां पर जिस श्लोक में, जिस पद्य में, जहां पर आपको मान ले जिस तरह क्या बताएं आपको, अभी मैंने एक उदाहरण लिखवाया था आपको, पदे पदे। अब वहां पर स्वर है, स्वर को नहीं देखना है, स्वर समान नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, स्वरों की तो विषमता हो, स्वर तो असमान हो, लेकिन व्यंजन वर्ण, व्यंजन जो वर्ण है वो जैसे पदम, पदम। अब यहां पर जैसे ये है, ये दो और ये दो, ये एक समान आए हैं। ठीक है, एक समान है, इसलिए यहां पर जो ये अलंकार होगा, ये अलंकार अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर ये नहीं गिनना है, ये नहीं देखना है कि स्वर समान है या नहीं है। स्वर की विषमता होने पर भी ये यहाँ कह रहा है कि सवरस्य वेशमयी अपि, स्वरों की विषमता होने पर भी शब्दगत, शब्द साम्यम यानी कि शब्दों की समानता हो, शब्द समान हो, स्वर समान। ये कह रहा है कि जहां पर स्वरों की विषमता हो, स्वर अलग हो, ठीक है, लेकिन एक जब हम किसी शब्द को बनाते हैं, उस शब्द में बनाने के लिए हमें एक तो चाहिए है व्यंजन और एक चाहिए स्वर। चाहे स्वर समान हो या ना हो, लेकिन व्यंजन समान होने चाहिए। ठीक है, तो वहां पर जो अलंकार होगा वो हमारा अलंकार होगा अनुप्रास शब्द साम्यम वेशमय अपि स्वरस्य यत्, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो साहित्य दर्पण के अनुसार था, अब हम करेंगे काव्य प्रकाश के अनुसार जो लक्षण है वो। तो इसका लक्षण है वर्ण साम्यम, वर्ण साम्यम नुप्रास है, वर्ण साम्यम नुप्रास है। वर्ण साम्यम नुप्रास है, वर्ण साम्य, वर्ण साम्य अनुप्रास है, वर्ण साम्य, वर्ण साम्य, वर्ण साम्य अनुप्रास है। ये वो तो हमारा साहित्य दर्पण के अनुसार था। ठीक है, ये हमारा है काव्य प्रकाश के अनुसार, काव्य प्रकाश। अब काव्य प्रकाश आपको पहले ही बताया था किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, मम्मट जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, और उसमें जो अनुप्रास अलंकार का जो लक्षण दिया है वो है वर्ण साम्यम अनुप्रास है। अब यहां पर देखो, वर्ण साम्यम अनुप्रास है, ये कह रहा है कि वर्णों की जहां समानता हो वह अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, वर्णों की जहां, वर्ण मैंने तो वर्ण होते हैं। अब आपको बता देते हैं कि वर्ण में स्वर भी होते हैं और वर्ण में व्यंजन भी होते हैं, इस बात का आप सबको पता है। ठीक है, तो वर्ण साम्यम अनुप्रास है, यहां पर ये कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है कि वर्ण साम्यम अनुप्रास है, जहां पर वर्णों की समानता हो वहां अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो और हमें एक बात का हमेशा याद रखना है, यदि हम अनुप्रास अलंकार कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें सिर्फ व्यंजन ही देखना है अनुप्रास अलंकार में। वैसे तो वर्ण में स्वर भी आता है और व्यंजन भी आता है, स्वर भी आता है और व्यंजन भी आता है जब हम किसी शब्द वर्ण में, क्योंकि वर्णों से ही शब्दों का निर्माण होता है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि व्यंजन समान है या नहीं है।
व्यंजन समान है या नहीं है, क्योंकि स्वर की तो चाहे विषमता हो, स्वर की चाहे तो असमानता हो, यहाँ पर स्वरों की समानता नहीं देखनी है, सिर्फ व्यंजन की देखनी है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा इसका, वर्ण यानी कि व्यंजनों की, वर्ण यानी कि व्यंजनों की समानता ही अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वर्ण यानी कि व्यंजन समानता ही अनुप्रास अलंकार है, वर्ण साम्यम अनुप्रास है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। लक्षण, दो लक्षण करवा दिए हैं, एक तो है साहित्य दर्पण का और दूसरा करवाया है हमने काव्य प्रकाश का। साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी ने लिखी है और काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट जी ने लिखी है, ये पहले बता दिया ग्रंथों के बारे में। तो और जो साहित्य दर्पण का लक्षण था, अनुप्रास है शब्द साम्यम वेशमय अपि सवरस्य यत्, उसका लक्षण है, वो कह रहा है, उस साहित्य दर्पण में कहा जाता है कि जहां पर स्वरों की, यानी स्वर यानी कि मात्राओं की, मात्रा भी कह सकते हो आप, जहां पर स्वरों की विषमता होने पर भी, स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजन वर्णों की समानता हो, उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और फिर हमने कि काव्य प्रकाश में जो अनुप्रास अलंकार की, अलंकार का जो लक्षण दिया है, वर्ण साम्यम अनुप्रास है, तो इसका भी कहने का यही मतलब है। इसने छोटी सी परिभाषा दे दी, साहित्य दर्पण में थोड़ी बड़ी दे दी, तो इसका भी कहने का मतलब ये है कि वर्णों की समानता जहां होती है वो अनुप्रास अलंकार है, और वर्ण यहाँ पर व्यंजन को माना गया है। ठीक है, व्यंजन को माना गया है। तो जब हम अनुप्रास अलंकार के उदाहरण करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर व्यंजन को कैसे, व्यंजन या फिर वर्ण को कैसे देखा जाता है कि ये समान है या असमान है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको लक्षण पता चल गया है, लक्षण पता चल गया है। अनुप्रास अलंकार के दो लक्षण हो गए, एक तो हमने किया है साहित्य दर्पण के अनुसार, ठीक है, साहित्य दर्पण, और दूसरा किया हमने काव्य प्रकाश के अनुसार। ठीक, ये दोनों लक्षण कर लिए हैं। अब हम ये आपको बता दें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, अनुप्रास अलंकार के बारे में। इसके आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अनुप्रास अलंकार के, अनुप्रास अलंकार के मूल भेद कितने हैं, मूल भेद, मूल भेद या मूल रूप से कितने भेद है, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो दो होते हैं, जिनमें पहला होता है वर्णानुप्रास, ठीक है, जिसमें पहला होता है वर्णानुप्रास और दूसरा होता है शब्दानुप्रास, शब्दानु अनुप्रास, वर्ण अनुप्रास, शब्दानुप्रास। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो अनुप्रास अलंकार के मूल भेद है वो वर्ण अनुप्रास भी है और शब्द अनुप्रास भी है, क्योंकि जो ये अलंकार जो है ये वर्णों से भी गिना जाता है और शब्दों से भी, मतलब इसको देखा जाता है। समझ गए? वो कैसे, वो कैसे, जब आपको बताया जाएगा ना ये वर्ण अनुप्रास है, ये शब्द अनुप्रास है, तब आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। अभी आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अनुप्रास अलंकार के जो मूल भेद है वो दो है, दो होते हैं, जिनमें पहला होता है वर्ण अनुप्रास, ठीक है, दूसरा होता है शब्द अनुप्रास। इसमें वर्णों में देखा जाता है, इसमें शब्द के अनुसार ही अनुप्रास अलंकार है या नहीं है ऐसे समझा जाता है। अब ये तो हो गए मूल
और फिर ये कहता है अनुप्रास अलंकार के व्यवहारिक व्यावहारिक जो व्यवहारिक होते हैं, जो व्यवहारिक वेद, जिसे आम भाषा भी कह सकते हो, ठीक है, आम भाषा में भी कह सकते हो या व्यवहारिक भी कह सकते हो। तो अनुप्रास अलंकार के व्यवहारिक भेद ये कितने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। ये होते हैं हमारे 5 प्रकार के, ठीक है। जब आपको व्यवहारिक अनुप्रास अलंकार के भेद करवाए जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि अनुप्रास अलंकार और शब्द अनुप्रास ये कैसे, इस एक श्लोक को देखते ही कैसे समझा जाता है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है वो वर्ण अनुप्रास है या शब्द अनुप्रास है, ठीक है। एक बार आप समझो, आपको एक बार ये पता होना चाहिए कि मूल रूप से जो 2 वेद हैं जिनमें वर्ण अनुप्रास है, शब्द अनुप्रास है। फिर ये कहता है कि व्यवहारिक रूप से व्यवहारिक वेद 5 होते हैं, जिसमें आपका पहला होगा 6 का अनुप्रास, समझ गए, 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास हो गया, जिसमें आपका दूसरा होगा वृत्त्या अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास, जिसमें आपका तीसरा होगा 6 का अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास और श्रुत्या अनुप्रास। यहां शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। वृत्त्या अनुप्रास हो गया हमारा, दिखाई दे रहे हैं। श्रुत्या अनुप्रास, 6 का अनुप्रास पहला है जो व्यवहारिक होता है, वृत्त्या अनुप्रास है दूसरा, श्रुत्या अनुप्रास ये तीसरा है, और चौथा हमारा होता है, जो इसका चौथा होता है वो होता है 6 का हो गया, वृत्त्या हो गया, अंत्या अनुप्रास होता है एक, अंत्या अनुप्रास, अंता अनुप्रास होता है। और 5वां होता है अंत्या अनुप्रास के बाद हमारा है लाटा अनुप्रास, दिखाई दे रहा है, लाटा अनुप्रास, समझ गए। लाटा अनुप्रास है। तो अनुप्रास जो हमारा अलंकार होता है उसमें मूल भेद तो 2 होते हैं, जिसमें पहला होता है वर्ण अनुप्रास, शब्द अनुप्रास, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि अनुप्रास अलंकार के मूल भेद कितने होते हैं, या फिर यह पूछ सकता है अनुप्रास अलंकार के मूल भेद निम्न प्रकार से है। तो ऑप्शन में आपको 2 मिलेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अनुप्रास, वर्ण अनुप्रास, शब्द अनुप्रास। फिर अनुप्रास अलंकार जो होता है इसके व्यवहारिक भेद होते हैं। व्यवहारिक का मतलब आप समझते हो, जो जिसे कहते हो कि आम बोलचाल भाषा में जो प्रचलित है, ठीक है। उसमें 5 होते हैं ये। पहला होता है 6 का अनुप्रास, दूसरा होता है वृत्त्या अनुप्रास, तीसरा होता है श्रुत्या अनुप्रास, फिर होता है अंत्या अनुप्रास, फिर होता है लाटा अनुप्रास, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें आपको एक बात और समझनी है, जो ये 5 प्रकार के व्यवहारिक होते हैं, इसमें जो पहले 4 है 6 का, वृत्त्या, श्रुत्या, अंत्या, ठीक है, इसमें जो ये पहले 4 है ये होते हैं वर्ण अनुप्रास, समझ गए।
इसमें जो पहले होते हैं वर्ण अनुप्रास होते हैं, और जो लाटा अनुप्रास होता है ये होता है हमारा शब्द अनुप्रास। समझ गए? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर बाद में लिखवाएंगे। तो हमने अभी तक इसके व्यवहारिक भेद किए हैं। पहला भेद क्या है? छह का अनुप्रास, ठीक है, छह का हो गया। दूसरा किया है वृत्त्या अनुप्रास। तीसरा हमने किया है श्रुत्यानुप्रास। समझ गए? फिर चौथा था हमारा अंत्यानुप्रास, और पांचवा था हमारा लाटा अनुप्रास। समझ गए? हमने सबसे पहले आपको ये बताया है, सबसे पहले तो हमारा जो अनुप्रास अलंकार है उसकी परिभाषा बताई थी साहित्य दर्पण के अनुसार। अनुप्रास है शब्द साम्यम वेशमय अपि स्वरस्य यत्। ठीक है, इसमें बताया था कि जहाँ पर स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजन वर्णों की समानता हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, फिर काव्य प्रकाश के अनुसार आपको परिभाषा बताई। वर्ण अनुप्रास है, ये कहता है कि वर्ण साम्यम अनुप्रास है, ये कहता है कि वर्णों की समानता यानी कि व्यंजन वर्णों की समानता हो जहाँ हो उसे वहाँ अनुप्रास अलंकार कहता है। ठीक है, फिर हमने देखा इसके भेद। पहले हमने देखा देखे हैं इसके मूल रूप से भेद, जो मूल रूप से होते हैं उसमें पहला हमारा था वर्ण अनुप्रास, दूसरा हमारा था शब्द अनुप्रास। फिर हमने देखा इसके व्यवहारिक भेद। व्यवहारिक भेद इसके 5 है। सबसे पहले है छह का अनुप्रास, दूसरा है वृत्त्या अनुप्रास, तीसरा है श्रुत्या अनुप्रास, फिर है अंत्य अनुप्रास, फिर है अंत में लाटा अनुप्रास। ठीक है, अब हम इसमें आपको बताएंगे कि कौन सा तो वर्ण अनुप्रास है और कौन सा शब्द अनुप्रास है। जब हम इनके उदाहरण करेंगे तब आपको पता चल जाएगा किस तरह से अलंकारों को समझा जाता है या फिर पहचाना जाता है। तो जो हमारा ये छह का अनुप्रास है ये होता है वर्ण अनुप्रास। वर्ण अनुप्रास जहां पर वर्णों को देख करके पहचाना जाता है कि छह का अनुप्रास है या फिर कौन सा है। फिर आता है वृत्त्यानुप्रास, ये भी हमारा है वर्णानु अनुसार अनुप्रास है, वर्ण अनुप्रास। तीसरा भी हमारा वर्ण अनुप्रास है। ठीक है, अंत्य अनुप्रास, ये भी हमारा वर्ण अनुप्रास है। लाटा, ये जो हमारा है ये होता है हमारा शब्द अनुप्रास। इसमें शब्दों को देख करके पहचाना जाता है कि कौन सा अलंकार है, लाटा अनुप्रास है। तो सबसे पहले देखा मूल भेद। मूल भेद कितने हैं? 2 होते हैं। ठीक है, मूल भेद 2 हैं। फिर हमने देखा व्यवहारिक भेद कितने हैं? 5 है। अब ये 5 देखें। फिर हमने देखा कि कौन सा वर्ण अनुप्रास है, वर्ण अनुप्रास है, वर्ण अनुप्रास है, वर्ण अनुप्रास है, और ये लाटा जो अनुप्रास है ये हमारा शब्द अनुप्रास है। ठीक है, तो ये तो आपको पूरी इसके बारे में डिटेल मिल गई, शब्द अनुप्रास अलंकार के बारे में। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के बारे में आपको पूरी डिटेल मिल गई। अब जो हम करेंगे वो ये करेंगे, छह का अनुप्रास, वृत्त्या, श्रुत्या, अंत्या, लाटा, ये करेंगे। क्योंकि अनुप्रास अलंकार जो है ये 5 प्रकार का है। और अनुप्रास अलंकार में मैंने बताया था कि इसमें स्वरों की विषमता यानी कि स्वरों को नहीं देखा जाता, व्यंजन वर्णों को देख करके बताया जाता है कि
कौन सा अनुप्रास है, अलंकार का भेद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 का अनुप्रास करेंगे। 6 का अनुप्रास करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे इन सब का फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, ये इसके भेद हैं और पहले ही बताया था ये 2 प्रकार का है, एक शब्द अनुप्रास, दूसरा वर्ण अनुप्रास। तो अब हम करेंगे 6 का अनुप्रास। ठीक है, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम करेंगे 6 का अनुप्रास अलंकार। समझ गए? वर्ण अनुप्रास है, छह का अनुप्रास अलंकार हम करेंगे और ये वर्ण अनुप्रास अलंकार है। और इसमें जो वर्णों की आवर्ती है, यानी कि जो जो वर्ण गिने जाएंगे, जो व्यंजन वर्ण गिने जाएंगे, स्वरों की विषमता होने पर उनकी सिर्फ एक बार ही आवर्ती होती है। आवर्ती का मतलब यदि एक बार समान स्वर समान व्यंजन आ गया तो वो एक ही बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। अगर वो दूसरी बार आ गया तो वो दूसरा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कैसे मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। पहले आप ये समझो कि यहां पर एक बार आवर्ती होती है, एक बार आवर्ती किसकी किसकी होती है आवर्ती? पहले ही यहां बताया है कि हमें यहां क्या देखना है, व्यंजन वर्ण देखना है। तो व्यंजन वर्णों की, व्यंजन वर्णों की, समझ गए? एक बार आवर्ती और किनकी? व्यंजन वर्णों की, क्योंकि स्वरों की तो विषमता होती है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन व्यंजन वर्णों को यहाँ पर देखना होता है। अब इसका जब आप उदाहरण करेंगे तब आपको सारा सब कुछ, आपकी जितनी भी परेशानी दिक्कत है सब मिट जाएगी, सब दूर हो जाएगी। तो इसका जो उदाहरण है पहले ही बता दिया, एक बार आवर्ती होती है। अब हम इसका उदाहरण करेंगे। उदाहरण है इसका आदाय बकुल गंधान गंधी, आदाय बकुल गंधान गंधी, गंधान, एक मिनट, आदाय बकुल गंधान, आदाय बकुल गंधान गंधी। ठीक है, आदाय बकुल गंधान गंधी कुर्वन्, कुर्वन् पदे पदे, आदाय बकुल गंधान गंधी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान, भ्रमरान। ठीक है, आदाय बकुल गंधान गंधी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान, आदाय बकुल गंधान गंधी, गंधान गंधी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान। यहां तक ये समझ गए? आदाय बकुल गंधानंदी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान। ठीक है, अयम एति, इसी का अगला चरण है ये अयम, अयम एति मंदम मंदम, मंदम मंदम मंदम। एक मिनट रुको, अयम एति मंदम मंदम, यहां पर मंदम मंदम, आदाय बकुल गंधान गंधी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान, अयम एति मंदम मंदम कावेरी वारी पावन है, पवन है। समझ गए? ये कह रहा है आदाय बकुल गंधानंदी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान, अयमेति मंदम मंदम कावेरी वारी पावन पवन है। ठीक है, ये
साहित्य दर्पण का एक श्लोक है, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि कैसे छः का अनुप्रास पहचाना जाता है, कैसे वृत्त्या अनुप्रास, कैसे श्रुत्या अनुप्रास, किस प्रकार से छंद अलंकारों को पहचाना जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले है यहाँ पर आदाय बकुल गंधान गंधी। अब देखो यहाँ पर हमने पहले ही कहा था, यहाँ पर एक बार आवर्ती होगी व्यंजन वर्ण की, दूसरी बार नहीं होगी, एक बार आवर्ती होगी। अब देखो यहाँ से लगोगे ना तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा कि व्यंजन एक बार आने के बाद भी एक बार आवर्ती हो रही है, ठीक है। यहाँ पर नहीं है। अब ये देखो, एक तो ये है और बिल्कुल इसी की तरह क्या है, ये है, समझ गए, नंद नंद। ये एक बार यहां आया है और आवर्ती तो सिर्फ एक ही बार हुई है, दूसरी बार तो हुई ही नहीं इसकी, समझ गए। एक बार यहां आ गया नंद और एक बार यहां आ गया, पहला तो ये। अब आगे चलो, अब देखो ये पद पद, एक बार यहां आया है, एक बार यहां आया है, और अब पूरे आपको यहां पर पूरे इस श्लोक में कहीं पर भी दोबारा से पद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कह रहा है छः का अनुप्रास में व्यंजन वर्ण की सिर्फ एक बार आवर्ती होती है, समझ रहे हो, सिर्फ एक बार आवर्ती होती है। जैसे नंद की और नंद की, नंद यहाँ आया है तो इसकी एक ही बार आवर्ती हुई है यहाँ पर, ठीक है। पदे पदे, अब यहाँ पर पद आया है, एक ही बार आवर्ती हुई है। अब यहाँ आओ, अयम एति मंधम मंधम। अब यहाँ ये देखो, ये आप ये पूरा का पूरा ले सकते हो, मंद मंद, ठीक है, मंद मंद। यहाँ ये एक बार आया है, यहाँ एक बार आवर्ती हो गई। अब यहाँ देखो, वर वर, व और रे, व और रे, ठीक है। अब यहाँ देखो, प व न, प व न, ठीक है। एक बार आवर्ती हुई है यहाँ पर भी, ये पहली बार आया है, आवर्ती तो एक ही बार हुई है। अब ऐसा नहीं है कि ये दो बार आ गया, एक बार तो कोई भी वर्ण है या आता ही है, तो यदि वो दोबारा आएगा तभी तो ये कहेंगे कि भाई ये दोबारा आ गया, ठीक है। तो एक ही बार आवर्ती हुई है यहाँ पर, एक बार आवर्ती हुई है यहाँ पर, एक बार आवर्ती है यहाँ, देखो सेम है, ये देखो सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ठीक है। अब इसमें क्या था, यदि आप इसका लक्षण देखोगे तो इसमें क्या था कि अनुप्रास है शब्द साम्यम वे समय अपि सवरस्य यत। सवरस्य यत, मैंने कहा था कि स्वरों की विषमता होती है, यानी कि स्वर समान नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि स्वर कैसे समान नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखो, न और द, यहाँ इसके साथ आ है, हमारा दीर्घ आ है जो हर्षव होता है, सवर होता है जो दीर्घ है, यहाँ आ है, और इस नंद के साथ यहाँ देखो, यहाँ पर दीर्घ ई है। अब यहाँ पर व्यंजन वर्ण तो समान है, समझ गए, व्यंजन वर्ण तो समान है, लेकिन जो ये हमारे स्वर है ये असमान है, इसलिए तो कहा गया है कि सवरस्य यत वेशमय अपि सवरस्य यत, कि स्वरों की विषमता होने पर भी शब्द साम्यम यानी शब्दगत यानी कि व्यंजन वर्ण की विषमता समता होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये नंद है, यहाँ पर इसकी एक बार आवर्ती हुई है तो ये छः का अनुप्रास हो गया, और फिर ये कहता है कि जो इसमें स्वर है इसकी विषमता है। विषमता का मतलब होता है कि अलग है, इसके स्वर में और इसके स्वर में अंतर है, ये आ है और ये ई है, समझ गए। आप ये भी समझ गए कि एक बार आवर्ती होती है, आप ये भी समझ गए कि स्वरों की विषमता भी हो गई है। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर तो सेम ही है, मैंने पहले ही कहा था विषमता हो या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर विषमता है ही नहीं, ये तो सेम ही है। तो लेकिन यहाँ पर ये देखो, ये जो पद है ये तो समान है, ये तो समान है, पहले प आया है फिर द आया है, और अगली बार जब इसकी आवर्ती हुई है तो ये सेम इसी तरीके से आया है, पहले प और फिर द। देखो यहाँ पर भी न और द, और जब इसकी दोबारा आवर्ती हुई है यानी कि एक बार आवर्ती हुई है तो इसी तरीके से आया है यो न और द।
आपको सिर्फ एक बात और ध्यान में रखनी है कि जिस प्रकार से पहला जैसे ये आया है नंद, नंद, ठीक है, इसी प्रकार से आवर्ती दोबारा हो, इसी प्रकार से दोबारा एक बार आवर्ती हो तो 6 का अनुप्रास है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा आ जाए तो आप ये कर दोगे। अब देखो नद और धन, इन दोनों में वैसे तो व्यंजन है ध और न, लेकिन हमें ये नहीं देखना कि ध और न इस तरह से आ गया तो आप ये कह दोगे कि 6 का अनुप्रास है। ऐसा नहीं होगा, हमें सिर्फ इनका रूप भी देखना है। ये रूप के अनुसार एक बार आवर्ती समान होनी चाहिए। अब जैसे नद है, नद है, ठीक है, तो यहाँ जो व्यंजन वर्ण है इसकी सेम रूप से ही इसकी दोबारा से रिपीटेशन हुआ है, यानी कि ये दोबारा आया है। तो नैध है, नैध इस प्रकार से आया है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप ये कोई व्यंजन वर्ण ऐसे दिया हुआ हो धन है, ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। हमें सिर्फ ये वाला गलत हो जाएगा। ये इसी प्रकार से इसका स्वरूप भी समान होना चाहिए, व्यंजन वर्ण का स्वरूप भी समान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिया हमने। अब यहाँ देखो मंधम, मंधम। अब यहाँ पर तो व्यंजन अनुस्वार आ गया, लेकिन आप ये देखोगे कि पहले न मैं आया है, फिर न आया है, फिर द आया है, ठीक है। यहाँ पर भी पहले मैं आया है, फिर न आया है, फिर द आया है। ये इनका स्वरूप भी समान होना जरूरी है, ठीक है। यदि कोई व्यंजन वर्ण है, समझ रहे हो, यदि कोई व्यंजन वर्ण है और उसकी आवर्ती हो रही है और एक बार आवर्ती होनी है, और वो जो आवर्ती है वो समान रूप से होनी जरूरी है। अब जैसे पहले मैं आया है तो पहले मैं ही देखना है, मैं ही होगा तो हम मानेंगे, ठीक है। तो मैं, फिर न, फिर द, उसी प्रकार मैं, न और द, तो ये एक बार आवर्ती हो गई है, व्यंजन वर्ण की आवर्ती हो गई है। यहाँ पर भी देखा तो हमने स्वरों की विषमता है, ठीक है। अब यहाँ देखो व और रै, व और रै, यहाँ पर भी देखो व और रै, ठीक है, समान रूप से ही आवर्ती हुई है और आवर्ती भी एक बार हुई है, व और रै, व और रै, ठीक। अब यहाँ देखो इस व में ए की मात्रा है, ये स्वर है, इस व में आ की मात्रा है, ये भी स्वर है। यहाँ इसमें तो ए है और इसमें आ है। अब यहाँ देखो स्वरों की विषमता है, विषमता मतलब स्वर तो अलग अलग है, समझ गए, स्वर अलग है लेकिन व्यंजन वर्ण तो समान है। पहले देखो वह आया है, फिर रहा है, फिर वह आया है, फिर आया है, ठीक है। तो हमने इस छंद में एक बार आवर्ती हो, व्यंजन वर्ण हो और समान रूप से ही आवर्ती हो। जो एक बार आवर्ती होती है वो समान रूप से हो। समान रूप से का मतलब होता है कि यदि पहले वह है बाद में रह है, तो जब आवर्ती होगी तो पहले वह और फिर रह, ठीक है। अब यहाँ समझ गए आप। अब यहाँ इसमें देख लो, ये रह में जो ये रह व्यंजन है, इसमें जो दीर्घ ई की मात्रा है जो हमारी स्वर होती है, और इसमें जो है हर्षव ई की मात्रा है जो हमारी स्वर होती है। तो ठीक है, यहाँ पर देखो स्वर समान नहीं है। अब यहाँ देखो पै, ये पै व न, पह व न। अब यहाँ पर हमने देखा ये इस पै में हमारा स्वर है, दीर्घ आ है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो हर्षव ए है, समझ गए, हर्षव ए है। तो हमें ये देखना है कि व्यंजन वर्ण की समानता देखनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ, 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 और आवर्ती भी एक ही बार है। अब यहाँ पर वैरय आ गया तो एक ही बार आवर्ती हुई है वैरय की। अब दोबारा कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इस पूरे श्लोक में वैरय, या फिर ये मंदम मंदम कहीं पूरे श्लोक में देखने को नहीं मिलेगा, या फिर ये कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा कि जिसमें प व न, ये तीन जो व्यंजन है समान रूप से है, एक ही बार आवर्ती है। नंद है, नंद है, यहाँ पर एक बार आवर्ती है। पद पद एक बार आवर्ती है, समझ गए। तो इस छंद में आपको क्या क्या देखने को मिला? इसमें आपको देखने को मिला कि सबसे पहले तो अनुप्रास के 5 भेद हैं। 5 का 6 का अनुप्रास हमने शुरू किया है। 6 का अनुप्रास में क्या होता है? 6 का अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्ण की एक बार आवर्ती होती है, और वो जो आवर्ती होती है वो समान रूप से होती है, समझ गए। एक बार आवर्ती होती है, समान रूप से होती है। और अनुप्रास अलंकार में ये बता दिया है कि यहाँ पर स्वरों की विषमता होने पर भी, स्वरों की विषमता होने पर भी
व्यंजन वर्ण की क्या समानता होती है। समझ गए। अब यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर तो स्वरों की विषमता थी, लेकिन यहाँ पर तो विषमता नहीं है, यहाँ पर तो समान ही है। तो ये कह रहा है, ये छह का अनुप्रास कहता है या फिर अनुप्रास अलंकार कहता है कि अनुप्रास है शब्द साम्यम वेशमये अपि स्वरस्य यत्, कि जहां पर स्वरों की विषमता होने पर भी का मतलब होता है कि हो या ना हो। ठीक है, कि ये कहता है कि जहां पर स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजन वर्ण की आवर्ती समान होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार के हमने 5 भेद लिखवाए हैं। मूल रूप से 2 भेद होते हैं, और ये भी बता दिया है कि कौन सा शब्द अनुप्रास है और कौन सा वर्ण अनुप्रास है। अब हमने 6 का अनुप्रास किया है। ठीक है, इसमें ये जो आपको उदाहरण बताया है बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इसमें यदि आपको इसकी परिभाषा लिखनी है 6 का अनुप्रास की, तो आप इसकी परिभाषा या इसका लक्षण लिख सकते हो कि जिस अलंकार में व्यंजन वर्ण की एक बार आवर्ती हो और वो भी समान रूप से हो, जिस श्लोक में या जहां पर व्यंजन वर्ण की एक बार आवर्ती हो और समान रूप से हो, तो वहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आपको इसकी हिंदी समझनी है तो बहुत ही अच्छी बात है, हिंदी बता देंगे। तो आधाय बकुल गंधान गंधी कुर्वन पदे पदे भ्रमरान अयम एति मंदम मंदम कावेरी वारी पावन पवन है। तो ये आदाय का मतलब होता है लेकर के। बकुल गंधान, बकुल का मतलब होता है मोसली प्रव, मोसली का जो फूल होता है उसे कहते हैं मोखली। तो गंधान गंधी कुर्वन पदे पदे भ्रमरान, ये कहता है जे इसका कहने का मतलब ये है कि मोल श्री के जो गंध को लेकर बकुल यानी के बगुला कह दो, बगुला नहीं, यहाँ पर मोल श्री कोई फूल है, मोल श्री की गंध को लेकर के पदे पदे पद पद में यानी कि रास्ते में भ्रमरों को, यहाँ पर जो बकुल गंधान मोल श्री की गंध को लेकर के पद पद में भ्रमरों को गंधान गंधी यानी कि सुगंधित कुर्वन आदाय सुगंधित करते हुए, अयम एति यह मंदम मंदम धीरे धीरे कावेरी वारी पावन है, कावेरी की जल कणों से पवित्र पवन धीरे धीरे आ रहा है। समझ गए। इसका कहने का मतलब यह है कि मोलश्री के गंध को लेकर, बकुल मैंने मोलश्री कोई फूल है, ये कहता है कि मोलश्री के गंध को लेकर के पद पद में भ्रमरों को सुगंधित करते हुए, ये कहता है कि मोलश्री के गंध को लेकर के पद पद में भ्रमरों को सुगंधित करते हुए कावेरी वारी, कावेरी यानी कावेरी नदी, वारी मैंने जल, ठीक है। तो ये कहता है कावेरी के जल कणों से, कावेरी के जल कणों से पवित्र करने वाला पावन पवित्र, ये पावन मैंने पवित्र, ये कह रहा है कि कावेरी के जल कणों से पवित्र करने वाला यह पवन, अयम एति यह पवन, अयम एति यह पवन मंदम यानी कि धीरे धीरे चला आ रहा है, आदाई ती चला आ रहा है। ठीक है, तो इसकी हिंदी समझ गए होगे आप। ये इसका हिंदी है कि मोलश्री के गंध को लेकर पद पद में भ्रमरों को मंदांध करते हुए यानी कि सुगंधित करते हुए कावेरी के जल कणों से पवित्र करने वाला यह पवन धीरे धीरे चला रहा है। अब कहीं से हवा आ रही है और रास्ते में क्या है, रास्ते में मोलश्री का कोई फूल है, तो मोलश्री के फूल से वो टकराते हुए, मोलश्री के फूल से जब टकराता है तो उसकी गंध को भी साथ में ले लेता है
उसकी सुगंध जो है उसको साथ में ले लेता है। और रास्ते में चल रहा है और रास्ते में कावेरी नदी भी है। और कावेरी नदी से जब वो चलता है तो वहाँ से उसके जल कणों को भी साथ में उठा लेता है, ठीक है। और कावेरी का जो जल है पवित्र करने वाला है, पावन यानी कि पवित्र करने वाला है। स्नान करने से वहाँ आदमी पवित्र हो जाता है, ठीक है, ऐसे माना जाता है। तो वो चला रहा है, धीरे धीरे चला रहा है हवा, ठीक है, पवन यानी कि हवा। और रास्ते में जो जितने भी भ्रमर है, जितने भी रास्ते में जितने भी भ्रमरान है यानी कि मधुमक्खी है, उनको सबको क्या कर रहा है, सुगंधित करता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा है। इस प्रकार से इसकी हिंदी है, ठीक है। तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे, ठीक। ये क्या कहना चाह रहा है, अनुप्रास अलंकार का भेद है 6 का अनुप्रास, ठीक है। इसमें जो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होगी एक बार होगी और समान रूप से होगी, ठीक है। और स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति समान होगी। और हमने ये देख भी लिया उदाहरण में कैसे, आदाय बकुल गंधान गंधी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान अयमेति मंदम मंदम मंद मंदम कावेरी वावरी पावन पवन है, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे, पहला कर लिया है तो इसका दूसरा उदाहरण है, अच्छी तरह से समझ जाओगे आप। तो दूसरा है ततो अरुण, ततो अरुण परिसपंद, ततो अरुण परिसपंद, ततो अरुण परिसपंद मंधीकृत वपु, ततो अरुण परिसपंद मंधीकृत वपु, ततो अरुण परिसपंद मंधीकृत वपुः शशि। ततो अरुण परिसपंद मंधीकृत वपुः शशि, ठीक है। दद्रे, दद्रे, ठीक है। काम पृक्षाम, काम पृक्षाम कामिनी, काम पृक्षाम कामिनी नंद पांडुदाम, पांडुताम। दद्रे काम पृक्षाम कामिनी घन पांडुताम, ये यहां पर घन पांडुताम, ठीक है। ततो अरुण परिसपंद मंधीकृत वपुः शशि दद्रे दद्रे काम पृक्षाम कामिनी घन पांडुताम, ठीक है। यह हमारा दूसरा उदाहरण है। तो एक बार आवर्ती होगी, समान रूप से होगी, समान रूप से। अब यहां से ये समझ लो कि ये पूरी एक परिभाषा ही लिख दी यहाँ पर शॉर्ट तरीके से। आपको तो अच्छे तरीके से लिखनी है, ठीक है। एक बार व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होगी और वो भी समान रूप से होती है। तो ततो अरुण परिसपंद मंधीकृत वपु शशि दद्रे काम पृक्षाम कामिनी घन पांडुताम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे उसी तरीके से, उस उदाहरण में देखा था कि इसमें जो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होगी एक बार होगी और समान रूप से होगी, स्वरों की विषमता हो, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखो यहां पर नंद, नंद एक हो गया। इसके बाद और देखो, वहां नहीं है, यहां आ जाओ, ये व्यंजन वर्ण, ठीक है। ये रहा काम, काम, ठीक है। ये और ये समझ गए आप। और ये घंड में, और घंड में जो हमारा नय और ढय है, नय और ढय है, ये समान है,
और एक ही बार आवर्ती है। अब देखो यहाँ पर ततो अरुण परिसपंद मंदीकृत वपुः शशि धद्रे काम पृक्षाम कामिनी गण पांडुताम। अब यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये व्यंजन वर्ण की क्या है, आवर्ती है, एक बार आवर्ती है, और स्वर क्या है, असमान है, यानी कि स्वरों की विषमता है, और व्यंजन वर्ण समान है, पहले न फिर द फिर न और फिर द। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हो काम है, काम है, यहाँ पर मैं में यहाँ पर तो हर्षव ई है, यहाँ पर नहीं है, तो स्वरों की क्या हो गई, विषमता हो गई, लेकिन क में और व्यंजन वर्ण एक ही बार आवर्ती है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो घन पांडुताम में यहाँ पर भी एक ही बार आवर्ती है, यहाँ पर हर्षव ऊ की है मात्रा है, और यहाँ पर नहीं है। तो समझ गए आप समझ गए होंगे। दो उदाहरण करवा दिए हैं 6 का अनुप्रास के। ठीक है, इसमें हमने देखा कि व्यंजन वर्ण की जो आवृत्ति होती है एक बार होती है और समान रूप से होती है। स्वरों की यहाँ पर विषमता हो सकती है, स्वर यानी कि मात्रा भी आप कह सकते हो। ठीक, तो अब इसकी हिंदी यदि आप करना चाहते हो तो हिंदी भी यहाँ पर ततो अरुण परिसपंद, अरुण यानी कि सूर्य, परिसपंद मैंने निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सुबह का वर्णन किया गया है, प्रभात का वर्णन किया गया है, सुबह के बारे में बताया गया है। तो यहाँ है ततः, ततः यानी कि तत्पश्चात, अरुण सूर्य, परिसपंद, परिसपंद का मतलब होता है निकलना, मंद मंदीकृत वपु शशि, इसके पश्चात जब सूर्य निकलता है, मंद मंदीकृत वपु शशि, शशि मैंने चंद्रमा। ठीक है, तो ये कहता है कि जब सूर्य निकलना शुरू होता है तो जो चंद्रमा की जो चांदनी है, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो मंद मंद यानी कि धीरे धीरे क्या होने लग जाती हैं, मंद होने लग जाती है। ठीक है, जब रात को चंद्रमा होता है तो उसकी जो चांदनी है, जो उसकी किरणें हैं, उसका जो प्रकाश है सब तरह फैला होता है, लेकिन सुबह जब सूर्य निकलता है तो उसका जो प्रकाश है, उसका जो प्रभाव वो कम होती चली जाती है। ठीक है, इसी प्रकार ये कह रहा है कि ततो अरुण परिसपंद मंदीकृत वपु शशि, समझ गए, ततो अरुण परिसपंद, इसके पश्चात तत्पश्चात अरुण है, परिसपंद अरुण निकलता है यानी कि सूर्य निकलता है, तो मंदकृत वपु शशि, जो चंद्रमा की जो किरणें हैं, चंद्रमा का जो प्रभाव है, ठीक है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मंद होने लग जाता है। ठीक, धद्रे काम प्रेक्षाम कामनी गण पांडुताम, काम से प्रेक्षण, काम से प्रेक्षण, काम प्रेक्षण, काम से प्रेक्षण का मतलब आप समझ गए होंगे। काम से प्रेक्षण का मतलब होता है यदि कोई शादीशुदा नई हवेली नई नवेली दुल्हन है और उसका पति कहीं काम से दूर चला जाता है तो वो काम से प्रेक्षण हो जाती है। ठीक है, काम से प्रेक्षण हो जाती है। कामिनी गण पांडुतम, और कामनी का कोई फूल होता है। ठीक है, कामनी का कोई फूल होता है और उसके जो कपोल होते हैं वो पीले होते हैं। तो ये कहता है कि काम से प्रेक्षण जो होते हैं वो कामिनी के कपोलों की जैसी गण पांडुताम धद्रे, यानी कि पांडुताम यानी कि पीलेपन को, पांडुताम होता है पीलेपन को धारण कर लेता है। या क्या कहता है, ये कहता है कि काम से प्रेक्षण, काम से प्रेक्षण कामिनी के कपोलों, ये जो गण है यहाँ पर गण का प्रयोग इसलिए किया गया है कि ये जो कपोले होते हैं ना, कपोले, किसी भी फूल का कपोल होता है वो, उसके बारे में ये कहा गया है कि कहता है कि काम से प्रेक्षण, काम से प्रेक्षण कामिनी के कपोलों की जैसी पांडुतम, पांडुता को यानी कि पीलेपन को धद्रे धारण कर लेते हैं। समझ रहे हो, इसमें ये कह रहा है, इसका हिंदी का मतलब है, आसान भाषा में समझो, ये कोई विचार कर रहा है या मतलब किसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो बताते जब ये श्लोक आता है, ये श्लोक कहाँ का है, कैसे आया, किसने लिखा, क्या छंद है, क्या कुछ है, ये हम बाद में करेंगे जब हम सूक्तियाँ करेंगे संस्कृत की। ठीक है, अभी हम अलंकार कर रहे हैं
तो अलंकार के साथ वैसे तो हिंदी बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भ्रमित हो जाता है, एक बार में तो एक ही काम करना चाहिए, लेकिन वैसे बता रहे देते हैं आपको। मैंने हमारा फोकस क्या है, अलंकार है। हमने अलंकार पहचाना, किस तरीके से पहचाना, कौन सा अलंकार है, हैं? तो वैसे हिंदी वगैरह तो हम बाद में करेंगे, जब हम कोई सूक्तियाँ वगैरह करेंगे संस्कृत की, ठीक है, क्योंकि संस्कृत में सूक्तियाँ भी पूछी जाती है। तो ये कहता है कि ततो अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपु शशि, ये कहता है कि तत्पश्चात सूर्य परिस्पंद निकलता है तो मंदी मंद कर देता है, कर्त वपु यानी कि प्रभा को, उसके प्रकाश को, शशि जब तत्पश्चात उसके पश्चात जब सूर्य निकलता है तो चंद्रमा के प्रकाश को वो, चंद्रमा के प्रभा को वो, चंद्रमा की कांति को क्या करता है, मंद कर देता है, धद्रे धारण कर लेता है। काम प्रेक्षाम, काम से प्रेक्षण, काम से प्रेक्षण बता दिया आपको क्या होता है। कामिनी गण पांडुतम, कामिनी के कपोलों की जैसी पीलेपन को धारण कर लेता है, ठीक है। जब सूर्य निकलता है, जब सूर्य निकलता है तो चंद्रमा की कांति, चंद्रमा का जो प्रभा, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मंद हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद काम से परीक्षण, काम से परीक्षण है होता है जो, वो क्या होता है कि मतलब कामिनी के कपोलों की जैसी पीलेपन को वो धारण कर लेता है। जब चांद तो वैसे पता है रात में निकलता है, और रात में कोई नई नवेली दुल्हन है, उसका पति अपने कहीं और काम पे जाया हुआ, तो वो रात को मतलब विचलित होती रहती है, ठीक है। तो उस प्रकार से ये बताया गया है काम परीक्षाम। तो जब वो ये ऐसा चंद्रमा का जब प्रकाश कम होता जाता है तब ये उस पीलेपन को धारण कर लेती है, ठीक है। ये इस प्रकार से है। वैसे इस श्लोक के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से बाद में करेंगे कि ये किस ग्रंथ का श्लोक है, ये क्यों कहा गया है, कहने का क्या मतलब है, ये जब हम सूक्तियाँ करेंगे तब करेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको पता चल गया होगा कि अलंकार को कैसे पहचानना है। अलंकार अनुप्रास 5 वेद है, 5 में से हमने 6 का अनुप्रास बता दिया है। इसमें व्यंजन वर्ण की एक बार आवर्ती होती है, और एक बार आवर्ती होने के पश्चात जो समान रूप से ही इसकी क्या होती है, आवर्ती होती है। और उदाहरण कर लिए हमने, उदाहरण से भी बता दिया है कैसे मतलब पता लगता है हमें, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसके बाद हमारा जो है वृत्या अनुप्रास, वो करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो।